नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस फूड्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मुकाबला टी20 का खेला जाएगा बेंगलुरु में। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला क्योंकि भारतीय टीम 2 मैचों के टी20 सीरीज में एक मैच पहले ही गंवा चुकी है। पहले मैच में भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी रही वो बेहद ही शर्मनाक रही। सिर्फ 126 रन बना सकी भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया ने को थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने 127 रन बनाकर मैच जीत लिए। लेकिन दूसरा टी20 इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद यहाँ अगर भारतीय टीम हारते तो सीरीज गंवा देगी। सिर्फ 2 ही मैच खेलने हैं और जाहिर सी बात है भारतीय टीम यहाँ पे बराबरी करने के लिए उतरेगी। और इसी सब को लेकर हम बात करेंगे कि कल के प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होने हैं और बदलाव की ज़रूरत भी है क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिली हमें पहले टी20 मैच में, साथ में गेंदबाजी में भी कुछ कमियां ज़रूर रही, लेकिन बल्लेबाजी में ज़्यादा कमियां रही कि आप ज़्यादा रन बोर्ड पे स्कोर पे नहीं लगा पाए। इसी सब को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी हैं। सर, कल का जो दूसरा टी20 मैच जो खेला जाएगा बेंगलुरु में, इम्पॉर्टेंट तो है, दोनों टीमों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया जीतना चाहेगी और वो हार का बदला लेगी जो टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में उसको मिला था। लेकिन भारतीय टीम यहाँ पे बराबरी करने का ये आखिरी मौका है कि आप कम से कम हार के साथ वनडे सीरीज में ना उतरे। कल के प्लेइंग 11 के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए लव, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही है फ़िलहाल, अपनी जो होता है ना कि अपनी टीम को खुद डिस्ट्रॉय करना, ये पिछले 16-18 महीनों में हमने देखा है। और जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है, पूरी तरह से भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी में स्पेशली डिपेंडेंट होकर रह गई है यहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर। और विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस दिन नहीं चलते हैं उस दिन भारत की हार तय हो जाती है, ये भी हमने देखा। और ऑस्ट्रेलिया इतनी ज़्यादा मजबूत टीम नहीं है, इतनी कमज़ोर होने के बावजूद अगर ऑस्ट्रेलिया आपको 126 पर रोक रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पर भारत को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि बेंगलुरु में अगर मैक्सवेल या फिंच का बल्ला बोल गया तो फिर आपको बेंगलुरु में भी एक जो है वो चैलेंज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिपेंड करता है कि भारत की बल्लेबाजी मजबूत हो और उतना ही भारत का मध्यक्रम फिलहाल जो है वो कमज़ोर हो चुका है। तो यहाँ पे मध्यक्रम तो कमज़ोर हो चुका है, ऐसा हमने वनडे में भी देखा, अब टी20 में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से पहले टी20 में ऋषभ पंत रन आउट हो गए, उसके बाद दिनेश कार्तिक से उम्मीदें थी, वो भी 1 रन बना के आउट हो गए। कुणाल पांड्या से हम ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते थे क्योंकि वो गेंदबाज के तौर पे थे टीम, लेकिन वो भी उन्होंने भी 6 गेंद में सिर्फ 1 रन बनाए। तो उसके बाद कोई बल्लेबाज बचा नहीं था। महेंद्र सिंह धोनी स्लो पारी खेलते नजर आए। दूसरे टी20 में अगर सेम प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतरती है तो मुश्किल में पड़ जाएगी। तो बदलाव तो यहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन बदलाव आप कहाँ पे देखते हो? विजय शंकर की बात की जा रही थी, जब उन्हें पहले मैच में नहीं रखा गया था तब भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो आखिर उन्हें बाहर क्यों किया गया। न्यूजीलैंड में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था, 1 डाउन पे वहाँ बैटिंग कर रहे थे जहाँ पे विराट कोहली बैटिंग करते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन इस प्रदर्शन के बावजूद भी उन्हें बाहर क्यों किया गया और दूसरे टी20 में क्या उन्हें मौका मिलेगा? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है लव कि यहाँ पर जो हमने देखा कि विजय शंकर को आप एज अ बैट्समैन के तौर पर भी देख रहे हैं। अगर आप कायदे से देखें तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की जो तीनों मैचेस में विजय शंकर ने गेंदबाजी नहीं की, जबकि एज एन ऑलराउंडर वो टीम में शामिल हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको पहली बात तो 3 विकेट कीपरों की ज़रूरत ही नहीं है इस टीम में। ऋषभ पंत को आप ग्रूम करने, देखिए अब आपको अपने मोड को क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आप ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है आप चांसेस दे रहे हैं क्योंकि दिनेश कार्तिक भी उतने फ्लॉप हो रहे हैं जितने ऋषभ पंत हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऋषभ पंत को आगे लेकर जाना है, आप ऋषभ पंत को पूरे मौके दीजिए। कार्तिक की जगह आप फिर खिलाइए विजय शंकर को। विजय शंकर के आने से आपको ये एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि क्योंकि बैंगलोर की विकेट में आप 5 गेंदबाजों से नहीं जीत सकते, ये बात तय है। और दूसरी बात क्या है कि विजय शंकर के आने से अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो एक आध ओवर वो निकाल सकते हैं जो अच्छी गेंदबाजी वाले ओवर हैं। ऐसा नहीं है, उनकी लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी है, मीठी मीठी सीम डालते हैं, बिल्कुल स्लो डालते हैं और स्लोअर वंस भी उनकी बहुत सही तरीके से बैक ऑफ द लेग डिलीवरीज अच्छी डालते हैं। तो मुझे लगता है कि विजय शंकर इस स्क्वाड में होंगे। और अगर आपने सिद्धार्थ कौल को रखा है, आपने अगर चौथा पेसर देखना है, उमेश यादव जब इतने साल में नहीं सुधरे तो एक मैच में आपके नहीं सुधर पाएंगे और फिर वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में अगर आप उनको ले जाने की सोच रहे हो तो ये शायद आपकी बड़ी भूल होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको सिद्धार्थ कौल को परख लेना चाहिए, वरना आपकी टीम लगभग रेडी है। कहीं ना कहीं अब मिडिल ऑर्डर में भारत को एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो आपकी इनिंग को रोक कर आगे तेज़ी से बढ़ा सके। विजय शंकर में वो एबिलिटी है कि वो एक चीज़ कर सकते हो और उन्होंने दिखाया है, लेकिन अभी भी भारत को मिडिल ऑर्डर में एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए। बिना स्पेशलिस्ट बैट्समैन के भारतीय टीम इस तरह की बल्लेबाजी पर तो नहीं जीती।
और वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन कौन होगा? ऋषभ पंत के पास आप जाना चाहेंगे कि चौथे नंबर पे ऋषभ पंत खेले, या फिर जो बात की जा रही कि यहाँ पे शिखर धवन और रोहित शर्मा दोनों ओपनिंग करे, केएल राहुल तीसरे नंबर पे खेले तो धोनी चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करे? देखिए, अगर केएल राहुल तीन पर खेलेंगे तो विराट 4 पर आएंगे, फिर धोनी, फिर 5 पर। आपके पास डाउन दी ऑर्डर क्या नंबर 4 नंबर 6 पर एक ऐसा बैट्समैन नहीं है जो फिनिश कर सके तेजी से। दिनेश कार्तिक में एबिलिटी क्यों दिखी? क्योंकि दिनेश कार्तिक ने निदाहस ट्रॉफी का वो जो फाइनल जिताया था, वो जो छक्का मार के जो मैच जिताया, वो इस वजह से हमने दिनेश कार्तिक में वो हुनर देखा, हमने उनको एज अ फिनिशर के रूप में रखा। लेकिन अब आपको नए खिलाड़ियों को तैयार करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय टीम, इस टीम के लिहाज से, आप कहीं वर्ल्ड कप के, आप किसी भी देश के खिलाफ किसी उनके घर में जब आप जाओगे तब आपको शायद इन कंडीशंस का पता लगेगा। आपसे जब 200-250 नहीं बन रहे हैं, आप ऐसी विकेट पर नहीं खेल पा रहे हो जो आपकी अपनी विकेट है, विकेट में टर्न है, सामने वाली टीम आप पर भारी पड़ रहे हैं, 80 पर 2 से अगर आप 126 पर 7 हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका एक बार फिर बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा कमज़ोर इसलिए है क्योंकि आपकी शुरुआती 3 विकेट गिर गए, उन्हीं पर आपकी टीम पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम को यहाँ पर प्रदर्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रदर्शन करने की ज़रूरत है और साथ में जो बल्लेबाजी है उसमें भी सुधार की गुंजाइश है। लेकिन जो यहाँ पे प्लेइंग 11 की हम बात कर रहे हैं, अगर गेंदबाजी में देखें तो आप 5 गेंदबाज के साथ जाहिर सी बात है नहीं उतरना चाहेंगे। 5 गेंदबाज के साथ पहले T20 में उतरे थे, वहाँ पे खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा कि उमेश यादव, जिन पे आप पहले भी भरोसा नहीं कर रहे थे, जब वो अपना पहला ओवर डाल रहे थे वहाँ भी उन्होंने 13 रन दिए थे। बीच के 2 ओवर उन्होंने सही तरीके से कराया, लेकिन आखिरी ओवर 14 रन लुटा दिया और भारतीय टीम ने मैच गंवा दिया। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे कितने गेंदबाजों के साथ उतरेंगे। देखिए, बेंगलोर की विकेट है तो इसमें या तो आप पेसर खिला लो, स्पिनर खिला लो, ये विकेट पूरी फ्लैट रहती है। बिना रिस्ट स्पिनर के तो आप इसमें उतर नहीं सकते। और इस पिच पर चहल का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है जिस हिसाब की बेंगलोर की विकेट है। युजवेंद्र चहल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ऐसा लगता है मुझे। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का स्पेल भी बेहतर होगा। आप 3 स्पिनर और 2 पेसर जो आपका कॉम्बिनेशन, आप उसके साथ अगर विजय शंकर खेलते हैं तो फिर भारत 3 स्पिनर उतार सकता है। तो उसमें क्या आपके पास ऑप्शन होंगे? आपके पास 3 पेसर हो जाएंगे और 3 आपके स्पिनर हो जाएंगे, प्लस आपकी बल्लेबाजी थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी क्योंकि विजय शंकर कंपेरेटिवली इन सबसे बेहतर फॉर्म में है। और अगर उनको बेंगलोर का ग्राउंड मिल गया, बेंगलोर का ग्राउंड बहुत छोटा है, अब यहाँ पर चौकों से ज़्यादा छक्के लगते हैं, तो इस मैदान पर विराट कोहली का भी बल्ला आग उगलता है और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों, महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत खतरनाक है। पिछले साल आईपीएल में इन्होंने आरसीबी के छक्के छुड़ाए थे। तो मुझे लगता है कि अगर बेंगलोर की विकेट पर आपको ट्राई करना है, आप एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा खिला लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अब आपको देखो आगे फ्यूचर के हिसाब से सोचना, ये नहीं कि दिनेश कार्तिक अगर नहीं है तो दिनेश कार्तिक को आप क्यों मौका दे रहे हैं। देखिए, आप जब वनडे स्क्वाड में नहीं है, वर्ल्ड कप से पहले आप उनको बाहर करिए, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देके अपनी टीम को ख़राब कर रहे हैं। जब प्रदर्शन नहीं हो पाया अब तक, वर्ल्ड कप से पहले का आखिरी सीरीज़ है और यहाँ पर आप जितने खिलाड़ियों को परख लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर। तो अगर यहाँ पे विजय शंकर की टीम में एंट्री होती है तो कौन सा खिलाड़ी बाहर होगा? कोई तो मुझे लगता है दिनेश कार्तिक बाहर होंगे साफ तौर पर। ऋषभ पंत को आपको ग्रूम करना है साफ, तो ऋषभ पंत बाहर होंगे नहीं। दूसरी बात क्या है कि विराट कोहली कप्तान है, महेंद्र सिंह धोनी ज़रूरत के हिसाब से अच्छी बारी खेल रहे हैं, राहुल मुझे लगता है कि एक और मौका उनको मिलेगा। तो शिखर धवन को फिर से रेस्ट दिया जाएगा क्योंकि वनडे सीरीज में शिखर धवन को वो देखेंगे। अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ, या हो सकता है रोहित को रेस्ट करा के शिखर, क्योंकि राहुल खेलेंगे, राहुल को कॉन्फिडेंस दिलाना है, विराट को आपको तीसरा ओपनर तैयार करना है। लेकिन रोहित शर्मा भी पहले T20 में 5 रन बना के आउट हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा मोराल तो डाउन होगा। वनडे से रोहित शर्मा को बाहर नहीं कर सकते, रेस्ट नहीं दे सकते, वो टीम इंडिया की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जब उनका मोराल डाउन होगा तो उसके साथ आप वनडे में उनको नहीं ले जा सकते, तो चांसेस बहुत कम है कि रोहित शर्मा बाहर होंगे। देखिए, बाहर होने के चांसेस बहुत कम है वाकई में, क्योंकि देखिए एक तो विश्व रिकॉर्ड से दूर है, दूसरी बात लब क्या है कि यहाँ पर भारत परखना चाहेगा कि आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ऐसा नहीं कि शिखर के साथ राहुल ओपन नहीं करेंगे, शिखर के साथ भी वनडे सीरीज में राहुल ओपन कर सकते हैं क्योंकि राहुल को कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं विराट कोहली। ये बात हमने भी देखी है कि अगर वो खिलाड़ी कॉन्फिडेंट रहता है या फिर अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ रन बनाता है तो फिर सामने वाली टीम को आप नहीं दबा सकते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बेहतर ऑप्शन है भारत के लिए, और अगर ये ऑप्शन भारत के लिए चला तो भारत शायद और आगे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल पाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप कैसे देख रहे हो? पहले मैच में बल्लेबाजी उनकी भी शानदार रही, ग्लेन मैक्सवेल और डाशी शॉट ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, बाकी बल्लेबाज उन्होंने जितनी ज़रूरत थी उतनी बल्लेबाजी की, स्कोर कम था इस वजह से जीत गए। अगर 15-20 रन भी ज़्यादा होते तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाता। कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी से आपको कितनी उम्मीद है?
देखिए बल्लेबाजी से बिल्कुल उम्मीद है और मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब तक एरन फिंच फॉर्म में नहीं है और बैंगलोर की विकेट ऐसी विकेट है कि जहाँ पर आपको फॉर्म पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बॉल बिल्कुल बल्ले पर आता है और आपने छुआ दिया अगर बल्ला तो सीधा हिट जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैक्सवेल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, डार्सी शॉट होंगे, एरन फिंच होंगे, पीटर हैंड्सकॉम्ब भले आउट हो गए पहले मैच में लेकिन वो सबसे बेहतर खिलाड़ी है यहाँ पर भारत के खिलाफ, भारत में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो टीम उनकी तैयार है और ये टीम जो है आपको मैच निकाल कर दे सकती है। तो देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से बल्लेबाजी करती है, गेंदबाजी किस तरीके से करती है। और भारतीय टीम के लिए ज़रूर दबाव में भारतीय टीम, लेकिन भारतीय टीम कॉन्फिडेंस भी लग रही है कि वो आसानी से ये मैच जीत सकती है और सीरीज को बचा सकती है। कल का मैच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है फैंस के लिए भी और टीम इंडिया के लिए भी। तो अपडेट्स के साथ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।